अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम कोहिनूर एट 9 विद डॉक्टर नबीहा अली ख़ान के साथ आपकी मेज़बान डॉक्टर नबीहा अली ख़ान आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। कैसी हैं आप सब लोग? आज का मैंने ख़ास तौर पे कैसी हैं बोला, इसका मतलब ये है कि आज का ख़ास प्रोग्राम ख़वातीन के हवाले से है, क्योंकि अक्सर औक़ात जो है वो ख़वातीन मुझसे शिकायत करती हैं कि जी आप सब टॉपिक्स पर प्रोग्राम करती हैं, लेकिन हमारे पर्सनल प्रॉब्लम्स के हवाले से जहाँ हेल्थ के और प्रोग्राम्स होते हैं वहाँ पर ख़वातीन की स्पेशल हेल्थ के हवाले से किसी गायनाकोलॉजिस्ट को बुलाइए, किसी अच्छी प्रोफेसर डॉक्टर को बुलाइए जो हमें हमारे मसाइल के हल के हवाले से जो है वो बता सके। तो आज का जनाब प्रोग्राम उन ख़वातीन के नाम है, यंगस्टर्स उन लड़कियों के नाम है जिनको ज़ाहिर है कि गायनी प्रॉब्लम्स रहती हैं, और प्रॉब्लम्स किसको नहीं रहती। जब भी बच्चियां बड़ी हो रही होती हैं तो बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जो सिर्फ एक गायनाकोलॉजिस्ट ही हल कर सकती है। इसके अलावा अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है कि एक बच्ची जब ग्रो कर रही होती है, एक लड़की जब अपनी जो है वो लेवल्स क्रॉस कर रही होती है अपनी एज के, तो उसको पता होना चाहिए कि उसने किस एज में किस तरह उसमें जो है वो चेंजिंग्स आएंगी। बिहेवियर चेंजिंग्स भी हैं, उसकी जो है वो फिज़िकल चेंजिंग्स भी है। तो ये चेंजेस जो हैं वो कहाँ जाके रुकती हैं, और अगर इसमें कोई भी ऐसा डिस्ट्रैक्ट आ जाए, कोई भी इसमें प्रॉब्लम्स आ जाएं, तो उसको फिर हमने हल कैसे करना है, आज बात करेंगे इस हवाले से भी। साथ ही बात करेंगे कि बर्थ जब एक बच्चा पैदा होता है तो बर्थ इश्यूज़ वगैरह के हवाले से, डाइट के हवाले से, ख़वातीन डाइटिंग कॉन्शियस बहुत ज़्यादा हैं, उनको कैसे डाइट करनी चाहिए, कैसी नहीं करनी चाहिए। क्या यंगस्टर एज में, जैसे आप बहुत यंग हैं, क्वाइट यंग हैं, 15-16 साल की हैं, और आप जो है वो अभी डाइट कॉन्शियस हो गई हैं और अपनी डाइट का ख्याल नहीं कर रही हैं, तो इसका जो है वो आपकी आने वाली ज़िंदगी पर कितने बैड इंप्रेशन पड़ता है, ये सारी बातें आज हमने डिस्कस करनी है। तो ख़वातीन ख़ास तौर पर आज के प्रोग्राम को जो है वो गौर से देखिए। और आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर हैं आलिया बशीर, गायनाकोलॉजिस्ट हैं हमारे साथ। आज हमारे स्टूडियो में हमारी मेहमान है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ठीक, वालेकुम सलाम। कैसी हैं डॉक्टर साहब आप? मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र जी। आप बताएं कैसी हैं? मैं भी ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल खैरियत से। बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाईं और आपने मसरूफ़ वक्त में से अपना जो है वो वक्त हमें दिया। बहुत सारी ख़वातीन के पुरअसरार तौर पर जो है वो हमें मैसेजेस मौसूल होते रहते हैं, जो ज़ाहिरी बात है कॉन्फिडेंशियल मैसेजेस हैं, और वो आज कुछ उनमें से क्वेश्चन जो है वो मैं आपसे ऑन स्क्रीन भी जो है वो करूँगी, ताकि हम बाकायदा तौर पर ख़वातीन को अच्छे तरीके से आज के प्रोग्राम के हवाले से भी और उनकी प्रॉब्लम्स के हवाले से भी आगाही दे लें। पहले तो हम ज़रा स्टार्टिंग अर्ली एज की बात कर लें कि लड़कियों को ख़ास तौर पे किन किन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है, और अगर उन्हें इन प्रोसेस कोई प्रॉब्लम्स आती हैं तो उसमें कौन से ऐसे मसाइल हैं, कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो इन प्रोसेस आ रही हैं, अभी देखने में आ रही हैं आजकल के दौर में। थैंक यू सर वेरी मच नबीहा के आपने एक बड़ा अच्छा टॉपिक और बड़ा अच्छा क्वेश्चन रेज़ किया है। अगर हम देखें तो बच्चियां जब पैदा हो रही होती हैं और जब वो छोटी होती से बड़े एज में आ रही होती हैं, स्पेशली जो उनकी एडोलेसेंट एज है, फिर उनकी रिप्रोडक्टिव एज है, और फिर उसके बाद ज़ाहिर है वो एक मैरिटल लाइफ में एंटर होती हैं, और फिर उसके बाद ये सारा प्रोसेस है। तो वो कहा जाता है ना कि अगर बुनियाद अच्छी होगी तो इमारत अच्छी होगी। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम छोटी बच्चियों पर जब वो अपनी उस एज में होती हैं जिसमें उनको अच्छी डाइट, अच्छी खुराक, अच्छी खेल, अच्छी नशो नमा की ज़रूरत है, तो हम बीइंग ए मदर्स, बीइंग ए फैमिली मेम्बर्स उन पे पूरी तवज्जो दें। राइट। हो ये रहा होता है कि अब खैर इस मुआशरे में अब तो बहुत चीज़ें बेहतर होती जा रही हैं, लेकिन अभी भी थोड़ा सा हमारा थोड़ा जो लेस प्रिविलेज या लेस एजुकेटेड है उसमें अभी भी लड़कों को मेल प्रेफरेंस दी जाती है ओवर द फीमेल्स, जो कि शायद इस दौर में अब नहीं देनी चाहिए, क्योंकि एक अच्छी माँ एक अच्छी कौम की जो है वो मेमार होती है और वो उसको नस्ल को लेके परवान चढ़ती है। तो हमें बचपन से ही बच्चियों की अच्छी डाइट, माओं का इसमें बहुत रोल है कि वो अपनी बच्चियों को अच्छी खुराक दें, जिसमें उनकी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ठीक है मैं मानती हूँ कि हर बंदे की एक पहुँच है, एक इस्तात है जिसके मुताबिक, हाँ एक कैपेसिटी है जिसके मुताबिक उन्होंने चलना है, लेकिन हम विद इन द कैपेसिटी रहते हुए भी सिंपल और सादा ग़िज़ा। हमारे यहाँ देखने में आता है डॉक्टर साहबा कि हम लड़कों के बारे में ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं। बच्चा जवान हो रहा है, बच्चा बड़ा हो रहा है, इसको गोश्त खिलाओ, इसको अंडे खिलाओ, इसकी डाइट बहुत अच्छी होनी चाहिए, इसने आगे जाके जो है वो पता नहीं कौन सी चोटियाँ सर करनी है। लेकिन ख़वातीन के हवाले से जो है वो यही बात जो है वो सामने आती है कि बच्ची की डाइट इतनी ज़्यादा गोश्त वाली नहीं होनी चाहिए, इसको ज़्यादा प्रोटीन देने की ज़रूरत नहीं है,
बस इसकी डाइट ये जितना कंट्रोल रखेगी, जितनी पतली होगी उतने इसके रिश्ते आएंगे, उतना जो है वो लोग इसको जो है वो पसंद करेंगे। अब वो उस पतले होने के चक्कर में बेशक बेचारी जो है वो अंदर से कमज़ोर हो जाए, या वो जो है वो इस काबिल ही ना रहे कि वो जब माँ बनने का प्रोसेस आए तो वो उस चीज़ को जो है वो हैंडल कर सके। अक्सर औकात जो है वो बहुत कमज़ोर जो बच्चियाँ होती हैं अर्ली एज में, जिनकी शादियाँ हो जाती हैं, उनकी डेथ भी वाक़या हो जाती है इन प्रोसेस कि जब जो है बेबी कंसीव कर रही होती हैं। तो ये जो मामलात है ये बड़े क्रिटिकल हमारे माशरे में होते जा रहे हैं। इस पर प्लीज़ जो है वो बात करें और हमारी आवाम को समझाने की कोशिश करें कि जितनी अच्छी डाइट मर्द हजरात के लिए ज़रूरी है, एक बच्चे के लिए, लड़के के लिए ज़रूरी है, उससे कहीं ज़्यादा अच्छी डाइट जो है वो आपने उस लड़की को देनी है जिसने माँ बनना है, जिसने माशरे की तश्कील करनी है, जिसने आगे जाके जो है वो नस्लों को जो है वो जन्म देना है। तो ये चीज़ जो है वो कितनी पावरफुल है। ये बड़ी अच्छी बात की है नबिहा आपने, और बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है कि वाकई हमें बच्चियों के लिए ज़्यादा अच्छी खुराक की ज़रूरत है एज़ कम्पेयर टू द मेल। अगर आप अब नोट करें तो अब बच्चियां बहुत सारी जगहों पे ना सिर्फ वर्किंग वुमेन हैं, वो बल्कि आगे चल के वो ना सिर्फ एजुकेशन में लड़कों से कम्पीट कर रही हैं बल्कि उनसे बेहतर ग्रेड्स में जा रही हैं। ऐसे उनमें अब अगर आप हमें मेडिकल के शोबे की बात कर लूँ तो पहले जब हम पढ़ा करते थे तो हमारे टाइम में मेरे ख्याल में कोई 30 या 35 लड़कियां होती थी और बाकी सारी क्लास जो थी वो मेल लड़कों की होती थी। अब ये रिवर्स हो चुका है रेशो। अब यहाँ पे कोई 30-35 के करीब लड़के होंगे, 70% लड़कियाँ होंगी। तो अब इसमें जब ये रेशो भी चेंज हो चुका है तो ये लड़कियां जो डॉक्टर्स बनती हैं या जो भी किसी भी प्रोफेशंस में आती हैं वो आगे चल के प्रैक्टिकल लाइफ में काम कर रही हैं और मेल्स के शाना बिशाना काम कर रही हैं। तो उसमें अगर आप देखें तो वो घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले रही हैं। जैसे अल्लाह मियाँ ने और हमारे इस्लाम ने औरत को एक घर का कहा है कि वो घर की रिस्पॉन्सिबल है और विद इन दैट लिमिट उसने माँ भी बनना है, उसने बीवी का किरदार भी अदा करना है, उसने बच्ची का किरदार भी अदा करना है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और उसकी शेयर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कहीं ज़्यादा बड़ा है एज़ कम्पेयर टू द मेल। तो ऐसे में माँ को शुरू से ही चाहिए अपनी बच्चियों की डाइट पे बहुत तवज्जो दें, स्पेशली जब वो उस प्रोसेस में आती हैं, जब उनकी शादियाँ होती हैं और जब वो हमल के दौरान और ज़चगी के दौरान हमारे पास आती हैं। ये बहुत सारी बच्चियों की कॉम्प्लिकेशंस जो हो रही होती हैं वो बिकॉज ऑफ चाइल्ड बर्थ एंड उससे रिलेटेड प्रोसेस से हो रही होती हैं। तो पाकिस्तान का मैटरनल मोर्टेलिटी इस वक्त 186 पर 100,000 है, जो कि अभी भी बहुत ज़्यादा है। और वो क्यों है? इसलिए कि इसमें अगर हम नोट करते हैं तो बहुत सारे डाइटरी फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। उनकी हीमोग्लोबिन्स बड़ी कम होती हैं जिसमें खून की कमी होती है। और उस टाइम पे जो 9 महीने हैं उसमें अगर हम उनको इंजेक्शंस दे के किसी तरह से ट्रीट भी करना चाहें, अव्वल तो वो पहुंचते नहीं हैं। हमारे यहाँ पे लोग एंटीनेटल केयर तक हर तरह से आते ही नहीं है। एक मखसूस क्लास है वो आती है। अब उस मखसूस क्लास को भी अगर मैं देखूँ तो उसमें भी हीमोग्लोबिन की कमी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। अब उसमें वजह क्या है? एक वो लोग हैं जिनके पास पैसा नहीं है और वो उस अच्छी खुराक को अप्रोच नहीं कर सकते, वो ले नहीं सकते। और एक वो ग्रुप ऑफ गर्ल्स हैं जिनके पास सब कुछ अवेलेबल है बट बिकॉज ऑफ द डाइट कॉन्शियसनेस वो उसको नहीं ले रही होती, बट जंक फूड ले रही होती हैं। ऐसा ही तो है। मेरी सारी बच्चियों से, उनकी माँओं से ये गुजारिश है कि आप जंक फूड को छोड़ें। आप बेशक सादी ग़िज़ा दें लेकिन उसमें बैलेंस डाइट दें, उसमें गोश्त भी हो, मटन भी हो, अंडे भी हों, दूध भी हो, सब्जियां भी हों, इवन सिंपल सब्जियां और दालें, दे आर वेरी गुड। और आप उनको घर में बनाएं। और ये जो हमारे पास एक फैशन चल पड़ा है फ्रोजन फूड्स का, जंक फूड्स का, ये तो बहुत ज़बरदस्त किस्म का जो है वो इस टाइम हाई लेवल पे चल रहा है कि बस इजी टू कैरी है, इजी टू कुक है, जल्दी से फटाफट निकालें और वो खा लें। बस यही प्रॉब्लम है ना कि जब माएँ भी अपनी बच्चों को लंच बॉक्सेस बना के दे रही होती हैं तो वो एट टाइम्स यही करती हैं कि अच्छा जी घर में पड़े हुए फ्रोजन फूड्स हैं वो आप बना के दे दें। होना ये चाहिए कि वो फ्रेश बनाएं, फ्रेश दें, फ्रेश कबाब बना लें। इतनी अल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं, आप कबाब बना के रख लें, आप वेजिटेबल कबाब बनवा लें, आप घर में इतने सारी चीज़ें जो आप कर सकते हैं और उन सारी बच्चों के लिए आप घर में स्टेक्स बना सकते हैं। हाँ, मेहनत तो फिर करनी पड़ेगी ना, मेहनत किए बगैर मेहनत लगती है ना इन चीज़ों में। करेंगे आजकल की खवातीन जो है वो ज़्यादातर आराम पसंद है, वो काम पसंद नहीं है। तो इस वजह से जो काम पसंद नहीं है वो तो उसके लिए तो इजी टू कैरी यही है कि बस जल्दी से फ्रोजन आ जाए और वही ज़रा जल्दी से फ्राई किया और हमारा प्रॉब्लम है। और सेकेंडली एक और दूसरा भी बड़ा प्रॉब्लम ये आ रहा है जो हमारे पास मोबाइल्स आ गए, इंटरनेट्स आ गए कि बच्चे सारा टाइम घरों में बैठ के सेडेंटरी वर्क करते हैं और मोबाइल्स पे एंड व्हाट्सएप पे रहते हैं। वो जो एक एक्सरसाइज, एक जो वर्जिश और वो वाला एलिमेंट जो हम अपने बचपन में गेम्स, आउटडोर गेम्स खेलते थे और करते थे, वो स्किप हो गया। अगर हम इन सारी चीज़ों को देखें तो देखें बैलेंस डाइट के साथ साथ उन कैलोरीज को बर्न
करना और एक्सरसाइज करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये दोनों चीजें होने लग जाए ना तो मेरा ख्याल है डाइट करने की जरूरत ही नहीं है। और आप अपनी एक प्रॉपर, जो तकरीबन एक औरत को जब वो एक रूटीन नॉर्मल लाइफ में, तो उसको तकरीबन 2000 कैलोरीज चाहिए, और जब व्हेन शी इज़ प्रेग्नेंट तो उसको कोई तकरीबन 2 से 22,000 तक 2000 और 2200 के करीब कैलोरीज चाहिए। तो उनकी डाइट में हमें थोड़ी सी चीज़ें ऐड ऑन करनी पड़ती हैं ताकि हम उनको एक प्रॉपर डाइट दे सकें। सही। अब अगर वो उसके साथ थोड़ी एक्सरसाइज भी कर रही हैं, वॉक कर रही हैं, अपनी कैलोरीज को बर्न कर रही हैं, तो कोई ज़रूरत ही नहीं है कि हम अननेसेसरली डाइटिंग करें जिसमें बहुत ज़्यादा हम क्रैश डाइटिंग स्पेशली जो लड़कियाँ करती हैं और फिर उन्हें ये होता है कि हम एकदम पतली हों, तो उसमें प्रॉब्लम्स आते हैं। अच्छा, एक तरफ तो आ गई वो खवातीन जो डाइटिंग कॉन्शियस है, डाइट करती हैं, और जब उनकी शादी हो जाती है, माँ बनने वाली होती हैं, तो बहुत प्रॉब्लम्स जो है वो उनको फेस करनी पड़ती है। एक वो खवातीन है जो बस खाने पे ध्यान है और कोई इधर उधर का काम नहीं है, सिर्फ खाना है, पीना है, टीवी देखना है और थोड़ा बहुत काम कर लेना है, दैट्स इट। और वो वाली लड़कियां हैं जो अभी अर्ली एज में हैं, 16, 17, 18 साल की हैं, मगर हैवी वेटेड हैं और इतना वेट जो है वो बढ़ा चुकी हैं कि अगर उनकी शादी हो जाए तो वो मज़ीद वेट जो है वो कर लेती हैं, मज़ीद बढ़ जाता है। और फिर जो डिलीवरी में और ये बर्थ में, बेबी बर्थ में जो प्रॉब्लम्स आती हैं, उसके फिर और ही मामला आते हैं, उनका ब्लड प्रेशर नहीं कंट्रोल होता, उनके जो है कोलेस्ट्रॉल लेवल नहीं कंट्रोल होता। तो ये चीज़ें इसके हवाले से भी ज़रा बताइएगा, क्योंकि तस्वीर के दोनों रुख हैं। दोनों तस्वीर के रुख और दोनों एक्सट्रीम्स हमेशा बुरी होती हैं। हाँ। और वो बच्चियाँ जो बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग करती हैं या बहुत ज़्यादा ओबेसिटी के साथ आ जाती हैं, जो कि फैट और उनकी चबी बॉडीज़ आ जाती हैं, उनमें फिर बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं जिनको एक पॉलीसिस्टिक ओवरीज भी कह रहे होते हैं, जिसमें पीरियड्स के इश्यूज आ जाते हैं, चेहरे पे बाल आने लग जाते हैं, वो फिर उसके बाद इनफर्टिलिटी, वो जब होती हैं शादीशुदा होती हैं तो उनकी सब फर्टिलिटी के इश्यूज, उनको हमल ठहराने में मुश्किल हो रही होती है। और फिर अगर लड़कियों में प्रेगनेंसी हो जाए तो थोड़ा सा रिस्क ऑफ मिस कैरेजेस ज़्यादा होता है, जो कि 40% ज़्यादा होता है। बिल्कुल होता है। और वो फिर हम उस वक्त उन्हें यही कह रहे होते हैं एज ए गायनाकोलॉजिस्ट से, आप अपना वेट रिड्यूस करें। तो देखिए, दोनों चीज़ों को हमें बैलेंस करना है। वही मैंने कहा ना, आप डाइट अच्छी हेल्दी लें और साथ साथ में एक्सरसाइज करें और अपनी कैलोरीज को साथ साथ बर्न करें, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। और ज़िंदगी में ये चीज़ें, और अच्छा बहुत सारी जब पेशेंट्स मेरे पास आते हैं या लड़कियां आती हैं और जब हम उन्हें ये कहते हैं आप अपना वेट रिड्यूस करें, तो वो कहती हैं डॉक्टर साहब हमारा घर छोटा है, हम बाहर नहीं निकल सकते, हम सैर नहीं कर सकते। तो आजकल का तो दौर है वो जो इंटरनेट का दौर है, आप इतनी वीडियोस अवेलेबल हैं एक्सरसाइज की, वॉक की, घर में कर सकते हैं, कमरे के अंदर छोटी सी जगह पे आप वो इतनी अच्छी कैलोरीज बर्न कर जाती हैं। सीढ़ियां तो सबके घरों में होती है ना, आप सीढ़ियां उतरे चढ़ें। अक्सर औकात हमारे घर की खवातीन को प्रॉब्लम होती है, हमसे सीढ़ियां नहीं उतरी चढ़ी जाती क्योंकि हमारे घुटनों में तकलीफ होती है या दर्द है। आप जबरदस्ती जितनी मर्जी दफा जो है वो सीढ़ियां उतरेंगे, चढ़ेंगे, घुटनों का दर्द वर्द सब खत्म हो जाएगा। लेकिन इसके लिए अब ये नहीं है कि ओवर एज जो है वो खवातीन इसको अप्लाई करना शुरू कर दें, क्योंकि ओवर एज की बात यहाँ अभी फिलहाल नहीं हो रही, अभी हम आगे जाके करेंगे। अभी हम यहाँ पे अर्ली एज की बात कर रहे हैं। अर्ली एज में बहुत कम ऐसा होता है कि कोई हार्मोनल कोई ऐसा इशू हो या कोई जो है वो डिस्ट्रैक्ट, कोई बोन्स प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से जो है डॉक्टर खुद मना करें कि आपने जो है वो सीढ़ियाँ ज़्यादा चलनी उतरनी या भागना दौड़ना नहीं है। लेकिन इतना अर्ली एज में डॉक्टर साहब इतने कोई स्वेर मसाइल नहीं होते कि खवातीन जो है वो सीढ़ियाँ ना चढ़ उतर सकें, खासतौर पर लड़कियाँ। बिल्कुल नहीं, लड़कियों को तो बल्कि सीढ़ियाँ चढ़नी उतरनी भी चाहिए, उससे एक्सरसाइज होती है। अगर आप एक बात देखें, अल्लाह मियाँ ने जो नमाज रखी है ना वो बड़ी अच्छी एक्सरसाइज है। अगर आप 5 वक्त की नमाज खड़े होकर प्रॉपर तरीके से जिस तरह से है उसमें करें तो हमारी बॉडी का एक एक जॉइंट उसमें मूव करता है, और सारे के सारे जॉइंट्स को जब हम मूव करते हैं तो ये ऐसे कि जैसे हम किसी मशीन को मोबाइल देते हैं और उसको मोबाइल ऑयल देते हैं और उसको उनके पुर्जों को हम जो स्मूथ वर्किंग के लिए उनको रवा रखते हैं, इसी तरह से जब ये हमारी बॉडी मूवमेंट होती हैं तो हमारी चीज़ें, हमारी सर्कुलेशन, हमारी चीज़ें उसको इम्प्रूव करती हैं और फर्दर इसमें चीज़ों की बेहतरी आती है। इसलिए जितनी भी आप एक्सरसाइज करें, जितनी भी वॉक करें, जैसे सीढ़ियाँ चढ़नी घर में आप लगा लें, स्टेप्स करने, आप रस्सा कूद सकते हैं, वो तो बहुत छोटी सी जगह पे आप कर सकते हैं। ऐसे ही ये सारी वो गेम्स हैं जो कि आप उसको घर में रहते हुए और आप अपनी चीज़ों को कर सकते हैं, और आप इसमें बड़ी अच्छी ना सिर्फ कैलोरीज बर्न कर लेते हैं और अपने आप को फिट रखते हैं। और जब आप फिट होते हैं तो फिर आप लाइफ को भी इंजॉय करते हैं, आप चीज़ों को भी इंजॉय करते हैं, आपको अपने इर्द गिर्द हर चीज़ अच्छी लगती है। नींद ना पूरी हो खवातीन की
और सुबह सुबह उन्हें फिर उठा दिया जाए कि नाश्ता बनाएं, रात को लेट सोई हैं और फिर सुबह नाश्ते के लिए उठ गई हैं, फिर किचन के सारा दिन काम है, तो दोपहर को और शाम को जब शौहरों ने घर वापस आना होता है तो बीवियाँ ऐसे डल डल फेस के साथ बिल्कुल पीली पड़ी होती हैं उस टाइम कि वो ख़वातीन की एक और सिचुएशन जो सामने आ रही होती है। सबकी बात नहीं कर रही, कुछ ऐसे भी होती हैं जो अपने आप को मेंटेन रखती हैं और मेंटेन रखना चाहिए। हमारे यहाँ ख़वातीन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि एक टाइम में आके अपने आप को सजाना संवारना या अपने मेंटेनेंस जो है वो छोड़ देती हैं। देखिए, मेंटेनेंस जहाँ आपकी फ़िज़िकल है वहीं आपकी मेंटेनेंस जो है वो मेंटली भी है। ज़्यादातर हमारी ख़वातीन जो है वो मेंटली डिस्टर्ब हैं, डिप्रेशन का शिकार हैं, और डिप्रेशन इसी वजह से है कि उन्हें समझ ही नहीं आती कि उन्होंने अपने टाइम को मेंटेन कैसे करना है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम। फिर उन्होंने अपनी डाइट को मेंटेन कैसे करना है। तो ये चीज़ें जो है वो आज के प्रोग्राम में हम क्लियर करने की आपको कोशिश भी करेंगे, बताएंगे भी मिलके। तो मुझे ये बताइएगा डॉक्टर साहबा कि इस वक्त में आप अपनी जो अर्ली एज लड़कियां हैं उनको क्या मशवरा देंगी कि वो अपनी डाइट को कंट्रोल करने के लिए बैलेंस डाइट अगर लें तो उनका वज़न कितना होना चाहिए तो बिल्कुल परफेक्ट है, और कितना अगर बढ़ गया है तो वो ख़तरनाक हो सकता है आगे? देखिए, इसकी वज़न की रेशो को हम हमेशा हाइट से कोरिलेट करते हैं, ठीक है, और इसको फिर हम बॉडी मास इंडेक्स कह देते हैं। तो अगर हम बॉडी मास इंडेक्स की बात करते हैं तो ये 19 से 25 के दरमियान कंसिडर किया जाता है आइडियल। अब ये चार्ट्स भी मिल जाते हैं, आपको डाइटिशियन भी गाइड कर सकता है इस सिलसिले में कि आपकी इतनी हाइट है तो आपका कितना केजी वेट होना चाहिए। ये आप किसी से भी गाइडेंस ले सकते हैं, हर बंदे के लिए उसका वेरिएबल होगा, हाइट से डिपेंड करता है, हाइट से डिपेंड करता है। और उसके बाद आपकी कैलोरीज जो हैं आपको उस हिसाब से एक दफ़ा आपको अंदाज़ा हो जाए कि हमें नॉर्मली कितनी कैलोरीज चाहिए। यूजुअली ये कहा जाता है कि अगर आप डाइट भी करना चाह रहे हैं और एक अच्छी कैलोरीज को भी मेंटेन करना चाह रहे हैं तो तकरीबन 200 to 300 कैलोरीज आप नाश्ते में ले लें, 500 to 700 आप दोपहर के खाने में, और इसी तरह से शाम के खाने में भी तकरीबन 500 to 700 टोटल कैलोरीज, यानी आप कोई 2000 के करीब कैलोरीज करें। आपकी वेट एंड हाइट के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर वो ख्वातीन जो कि ओवरवेट हैं उनको अपनी कैलोरीज थोड़ी सी कम करनी पड़ेंगी ताकि वो वेट लूज़ करें और उनकी डाइटिंग की वजह से उनकी फ़िटनेस पे भी इफेक्ट ना आए। और इसी तरह से जो लड़कियां ज़्यादा थिन लीन हैं उनको थोड़ी सी अपनी कैलोरीज बढ़ानी पड़ेंगी ताकि वो अपने आप को उस लेवल पे ले जाएं जहां वो एक फ़िट बॉडी के साथ और अपने फ़िट फिगर के साथ अब आगे लाइफ में मूव ऑन करें। और इसके साथ साथ बाज़ का सिर्फ वेट ही इंपॉर्टेंट नहीं होता। मैंने जैसे कहा कुछ चीज़ें हैं जिनकी हमारे जिस्म में कमी हो जाती है तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम्स आ जाती है। कैल्शियम की कमी, जैसे कैल्शियम की बहुत कॉमन है। और मैं ये समझती हूँ कि 35 के ईयर्स के बाद फीमेल्स जितनी भी हैं उनको अपनी डाइट में अगर वो दूध, एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आ रहा है कि एक तो खालिस दूध मिलना मुश्किल हो गया, दूसरा लोगों को दूध पीने की आदत खत्म हो गई। जबकि हमें याद है कि हमारी माएँ हमारे हमेशा बेड साइड पे एक ग्लास दूध का रात को रोज़ दिया जाता था। तो अगर माएँ आज भी अपने बच्चों को ये आदत डाल दें तो बेस्ट है, नहीं तो एटलीस्ट कोई कैल्शियम जो है ना वो ज़रूर शुरू करें 35 वीक से ऑनवर्ड, क्योंकि वो आपकी बोन्स को स्ट्रेंथन करती है, आपको लाइफ में एक्टिव रखती है और आपके साथ बहुत सारी जो चीज़ें हैं उनको वो होने से बचाती है। सिमिलरली विटामिन डी है, हम चूँकि बाहर बहुत कम निकलते हैं, अब आउटडोर एक्टिविटीज़ कम हो गई हैं, और इसके अलावा साथ में जब भी कभी आप निकलते हैं तो आप ये सन ब्लॉक और ये चीज़ें तो जिसकी वजह से हम अल्ट्रावायलेट रेज जो विटामिन डी हमें प्रोवाइड करती हैं वो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो रही होती। तो फिर हमें साथ में विटामिन डी जो है उस पर भी नज़र रखनी चाहिए। उसकी एक्सेस भी बैड है लेकिन कमी भी बहुत बुरी है। कमी बुरी है तो फिर वो जो हड्डियों में बिल्कुल भुरभुरापन आ जाता है, आपकी ईजी फ्रैक्चर्स हो जाते हैं, आपकी ईजी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, चलने में, बैठने में, उठने में ये प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो ये हमें कैल्शियम की कमी की वजह से आती है। एक और जो कॉमन प्रॉब्लम देखने में आती है और लड़कियों में वो खून की कमी है। तो खून की कमी के लिए जो आप अगर अपनी वो बच्चियां जो अगर अपनी डाइट में रेगुलरली माएँ अगर अपनी बच्चियों को हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा अगर मीट एंड मीट प्रोडक्ट्स, जिसमें आप ज़रूरी नहीं है कि छोटा गोश्त खाएं, आप बड़ा भी ले सकते हैं, आप उसमें चिकन भी ले सकते हैं, आप उसमें पालक भी ले सकते हैं जो कि एक बड़ी कॉमन सस्ती सब्ज़ी है। इसी तरह से कुछ चुकंदर हैं और ये चीज़ें कुछ वेजिटेबल्स हैं, इन सब में आयरन की बड़ी अच्छी मिकदार है। तो अगर ये इवन सस्ती चीज़ें भी अगर हैं तो इनको भी आप, साग है, ये सब वो चीज़ें जो हमारे गांव में भी अवेलेबल हैं और फ्रीली अवेलेबल है। तो इन सब चीज़ों को अगर आप अपनी डाइट में इनकॉर्पोरेट करते हैं ना तो इसमें आयरन बहुत अच्छा है। ग्रीन सैलेड, ग्रीन पत्तों वाली सब्जियां जरूर इस्तेमाल करें, ख़वातीन को चाहिए बिल्कुल।
फॉलिक एसिड आ जाता है ग्रीन सैलेड्स में। ये चीज़ें हैं जो आपके जिस्म में इन चीज़ों की कमी को पूरा खास तौर पे दिया जाता है ना खवातीन को, यहाँ की खवातीन को लाजमी दिया जाता है जब वो प्रेगनेंसी में होती हैं, तो ये चीज़ दी जाती है। अच्छा मुझे ये बताइएगा, ये जो आजकल जंक फूड की शौकीन खवातीन हैं जो है वो बस कहती हैं कि हमें शवारमे मिल जाए, बर्गर मिल जाए, बने बनाए पैटी मिल जाए, बस हम इसी पर जो है वो गुजारा कर लें और खाना इसी पर चल रहा होता है। ये आगे जाके जो एक बेबी बर्थ है जब वो टाइम आता है उसमें ये कितना ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम करता है। और इसके अलावा ये जो मुंह पे बालों का आ जाना है, फेस का कलर डल हो जाना है, स्किन का जो है वो ड्राई हो जाना है, स्किन पे मुख्तलिफ किस्म के दाने छोटे छोटे, अक्सर ख़वातीन की स्किन पर आपने देखे होंगे कि वो रैशेज़ और ये चीज़ें बनी होती हैं, ये चिकन की वजह से, ये जो नाकिस चिकन जो है वो खाने की वजह से, ये ज़रूर बताएं डॉक्टर साहबा, क्योंकि ये पॉइंट बहुत अहम है हमारी खवातीन के लिए। इट्स नॉट ए बैड प्रोडक्ट, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो जो डाइट उनको दी जाती है ना, बेसिकली उसमें स्टीरॉइड्स ऐड कर दिए जाते हैं और वो ब्रायलर चिकन जो है ना वो बहुत जल्दी से ग्रो कर जाता है उन स्टीरॉइड्स की वजह से। तो ऑब्वियसली उसकी प्रोडक्शन तो चिकन की बहुत बढ़ जाती है, लेकिन एट द सेम टाइम उसकी न्यूट्रिशियस वैल्यू ख़राब हो जाती है। इसलिए बेस्ट ये है कि देखें, अगर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि जी हमने, अगर आपके घर में कुछ जगह है आप अपने घर में भी मुर्गियाँ पाल सकते हैं, सिंपल सी बात है, उनका मीट यूज़ कर लें। बिल्कुल सही। नहीं तो आप किसी ऐसी जगह से खरीदना शुरू कर दें जिसकी सोर्स अच्छा हो, जहाँ की खुराक उसकी अच्छी मिलने शुरू हो जाए। इसके अलावा उनमें खुद बुराई चिकन में नहीं है, चिकन की खुराक में है। अदरवाइज ये एक अच्छी हेल्दी डाइट है, इसको लेना बल्कि रिकमेंड किया जाता है बहुत सारी, लेकिन हद से ज़्यादा लेना कि रोज़ चिकन खाना, रोज़ चिकन की बनी हुई कोई चीज़ खा लेना, रोज़ आप इस तरह से, और बाज़ार की ख़ास तौर पे वो आपको क्या, यहाँ पे हज़ारों मुर्गियाँ जो है वो पकड़ी जाती हैं डेली कि जी फलाने रेस्टोरेंट को जो है वो जा रही थी तो पकड़ी गई। अब देखा जा रहा है कि कौन से रेस्टोरेंट में जा रही थी, वहाँ क्या बन रहा था। शवारमे ये जो जगह जगह लगा के जो है वो लोग बैठे हुए हैं, आपके पास क्या श्योरिटी है कि वो शवारमा जो उसमें चिकन इस्तेमाल हो रहा है वो बिल्कुल प्योर है और वो बिल्कुल हाइजेनिक है? ये तो आपको खुद देखना है कि आपको कहाँ से कौन सी चीज़ इस्तेमाल करनी है। हमें तो इजी टू कैरी, इजी टू एक्सेस, कहाँ जहाँ से जो चीज़ मिल गई उठा लो जी, खा लो, बस बात खत्म हो गई। ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात की है। मैं खाने से इन चीज़ों को ये कहती हूँ कि घर में बना के खाओ। शवारमा घर में भी बन सकता है, आप अपने घर में चिकन लाएं, अगर आप अपने घर में ले आएँ। और स्पेशली ना ये चिकन खाना एक फैशन बन गया, लोग मीट एंड मीट प्रोडक्ट से, मतलब मटन से, बीफ से दूर होते जा रहे हैं। हाँ। वो शायद इस बात को एज ए फैशन कंसिडर करने लगे, हालांकि ये फैशन की बात नहीं है, ये हमारी ज़रूरियात ज़िंदगी की बात है। और हम जितनी अच्छी हेल्दी डाइट रखेंगे, क्योंकि जितना अच्छा हीमोग्लोबिन हमें रेड मीट से मिल सकता है उतना शायद किसी और में नहीं है। जो चिकन है ये वाइट मीट में मोर और लेस आ जाता है। जैसे फिश है, फिश बहुत अच्छी प्रोटीन सोर्स है, बट उससे हमारी हीमोग्लोबिन नहीं डेवलप होती। इसी तरह से चिकन अच्छा, बहुत फिश अच्छा है। कहते हैं स्किन के लिए, बालों के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन उसका एक टाइम है खाने का, उसका एक मौसम है खाने का। हर मौसम में आप उसको ब्रीडिंग सीजन में कहा जाता है कि नहीं लेना चाहिए, जैसे जुलाई अगस्त है इसमें नहीं लेना चाहिए क्योंकि उस टाइम पे ब्रीड कर रही है। अदरवाइज थ्रू आउट द ईयर चिकन इज ए वेरी हेल्दी, सॉरी फिश इज ए वेरी हेल्दी डाइट, और खवातीन के लिए खास तौर पे बिल्कुल। अगर आप इसको अफोर्ड कर सकते हैं और आप इसको ले सकते हैं तो जरूर खाएं, और खाना भी चाहिए। इसकी बहुत अच्छी हिफाजत है और इसमें बड़ी हेल्दी चीज़ें हैं। इसके अलावा ये एग सिंपल सा एक बड़ी सस्ती प्रोटीन की सोर्स है, ये ज़रूर लेनी चाहिए। लेकिन हमारे साथ ये एक बहुत बड़ा मिथ है, जब बच्चियाँ बेचारी प्रेग्नेंट होती हैं उनकी वो सासें उनको मना कर देती हैं, जी आपने एग नहीं खाना, ये गर्म होता है। हालांकि गर्म और सर्दी में ऐसा कुछ नहीं है। उस अंडे का तो कोई ऐसा इशू नहीं है ना। वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, और मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करती हूँ जितनी भी ख्वातीन प्रेग्नेंट होती हैं या वो वैसे भी अपनी लाइफ में हैं, तो आप माएँ अपनी बच्चियों को बॉइल्ड या कोई भी फॉर्म का एक एग डेली बेसिस पे दूध, अंडे, जूस जरूर दें। ये चीज़ें तो आपकी फूड में तब से शामिल हो जाएं जब से बच्चियां ग्रो कर रही हैं। बिल्कुल। और अगर आप जूस नहीं भी देते, आप फ्रूट्स दे दें उनको। फ्रूट्स के साथ फाइबर एक्चुअली चला जाता है, और जो फाइबर है ना वो हमें और बहुत से मसाइल से बचाता है, जिसमें कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देता, हमारे रेगुलर करता है, हमारी बावल मूवमेंट्स को रेगुलराइज करता है और चीज़ों को बेहतर करता है। हाँ। और आपको बहुत ज़्यादा अननेसेसरीली कैलोरीज भी नहीं मिल रही होती। तो फ्रेश जूस, नॉट डब्बे का जूस नहीं, इसमें फ्रेश जूस की बात हो रही है। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपनी डाइट का और इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखें, बहुत ज़्यादा ध्यान और इस चीज़ को कंसिडर करें कि आजकल फी ज़माना पॉलीसिस्टिक ओवरीज का रेशो बहुत ज़्यादा इंसिडेंस। अच्छा, ये प्रॉब्लम जो है ये किस वजह से आती है? और बेसिकली ये ओबेसिटी की वजह से, जितना ज़्यादा आप वजन गेन करती जाएंगी उतनी आपकी ओवरीज जो है उस तरह से काम नहीं करेंगी, उनमें फॉलिकल्स नहीं बनेंगे, उनके प्रॉब्लम्स आते जाएंगे। और ये बेसिकली आप अपनी डाइट एंड और अक्सर ये थोड़ा हैवी वेट जो खवातीन है उन्हीं में देखने में आई है, जैसे आप बेसिकली बात कर रही हैं। लेकिन आजकल थोड़ी थिन लीन पेशेंट्स में भी आ रही है और उनको फिर ट्रीट करना ज़रा मुश्किल होता है। इसलिए लेकिन आप अपनी डाइट को अच्छा रखें, एक्सरसाइज रखें, बैलेंस डाइट रखें, चीज़ों को वेट को मेनटेन करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल सही है। और इसमें मैं एक
बात और कहती चलूँगी कि ये प्रेगनेंसी और उससे रिलेटेड तो चीज़ें हम बात कर ही रहे हैं, डाइट से रिलेटेड बात करें, डाइट में एक बहुत इंपॉर्टेंट आ जाती है बर्थ स्पेसिंग। अच्छा। और बर्थ स्पेसिंग में देखें, अगर एक माँ बच्चा हर साल पैदा कर रही है तो ना वो अपनी डाइट की डेफिशिएंसी पूरी कर सकती है और ना ही वो बच्चे को अपने को हेल्दी बर्थ। अच्छा, वैसे डॉक्टर्स तो ये कहते हैं कि 3 साल का गैप लाजमी होना चाहिए। अब पता नहीं 3 साल है 2 साल है जो भी है वटेवर, लेकिन आप एक बच्चे को एटलीस्ट इतना समझदार तो होने दें। वो बच्चों को भी तवज्जो पूरी नहीं मिल पाती और हर साल एक बच्चा जो है वो आप ले आते हैं और उसके बाद जो है वो लोग खुश हो रहे होते हैं कि अब 1 हो गया, 2, 3, 4 और इस पर खुशी मनाई जा रही होती है। आप उन बच्चों को अच्छा मुस्तकबिल दें, उस चीज़ पे खुशी मनाएं, बजाय कि बच्चों की बर्थ पे खुशी मनाई जा रही होती है कि एक बच्चा हो, सुथरा हो, अच्छा हो, जिसकी आप अच्छी जो है वो परवरिश जो है वो कर सकें। वो ज़्यादा बेहतर है कि माशरे को अच्छे जो है वो शहरी दे सकें, या फिर आप जो है वो हर साल एक बच्चा पैदा करें, ये ज़्यादा बेहतर है और ख़वातीन की इसी उसमें जो है वो सेहत ख़राब हो जाती है। नहीं, इम्पॉर्टेंट तो ये है कि हम एक अच्छा और सेहतमंद मुआशरा दें रादर दैन कि हम बच्चों की एक लाइन लगा दें। और ये तो बिल्कुल हम डॉक्टर्स जो कह रहे होते हैं ना 2 से 3 साल का वक्फा, वो इसीलिए कह रहे होते हैं कि एक माँ को भी चाइल्ड बर्थ के बाद एक टाइम चाहिए जिसमें वो अपनी बॉडी को रिकवर कर सके, ताकि वो नेक्स्ट बर्थ प्रोसेस के लिए अपनी तैयार हो सके। क्योंकि देखिए माँ ने जब बच्चा पैदा करना है या उसकी उसमें हम प्रोसेस से गुजरना है, जिंदगी मौत का सवाल होता है, ये जिंदगी मौत का सवाल है। और बच्चे ने जो भी अपनी खुराक लेनी है वो अपनी माँ के थ्रू लेनी है। और माँ की जो एक खुराक जब वो ले लेता है और माँ को अगर प्रॉपर डाइट उस टाइम पे नहीं मिल रही, उसकी प्रॉपर रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं हो रही, तो माँ से बच्चे में डेफिशिएंसीज मुंतकिल हो जाती हैं। इसीलिए एबनॉर्मलिटी बढ़ती चली जा रही है। बच्चे जो हैं वो ऑक्सीजन की कमी के बायस या कोई उनको ऐसे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं कि जिसमें प्रोटीन सही तरीके से नहीं ली गई है, कैल्शियम नहीं लिया गया, तो बच्चे में उसकी कमी आ जाती है और फिर वो बच्चे जो है वो मेंटली भी और फिज़िकली भी जो है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो ये चीज़ें अगर माशरे को अच्छे लोग देने हैं तो डॉक्टर साहब फिर ज़ाहिरी बात है इस पर तो कंट्रोल करना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए मर्द हजरात का कोऑपरेटिव होना कितना ज़रूरी है, क्योंकि खातून बेचारी जो है वो उस वक्त जो है वो बिल्कुल ठीक है, वो कहती है मेरे शौहर की मर्ज़ी है या मेरी सास की मर्ज़ी है तो हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो लोगों को क्या प्रॉब्लम है? नहीं, एक्चुअली देखें प्रॉब्लम यहाँ पे आता है कि फ़ीमेल्स जब हमारे पास आती हैं, हम उनको जब समझा के भेजते हैं, वो वाकई ये चाह रही होती हैं उनको थोड़ा सा टाइम मिले, उनकी थोड़ी सी रिकवरी प्रॉपर हो जाए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो अकेली नहीं है इस डिसीजन मेकिंग में। मेल का बहुत हम मेल डोमिनेटिंग मुआशरे में रहते हैं और मेल्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल्स है कि वो अपनी वाइफ को कैसे लेके चलते हैं। और उनके साथ साथ मदर इन लॉ का बड़ा रोल है कि वो अपनी बहू को किस नज़र से देखती हैं। सही बात है, बिल्कुल। जो भी एक आपकी बीवी है या आपकी बहू है, वो बच्चे पैदा करने की मशीन नहीं है। उसने बच्चे पैदा कर करके उसको ये नहीं है कि पालना किसने है, पालना भी तो माँ ने है ना। अगर एक माँ अच्छी तरबियत नहीं कर पाएगी तो उस बच्चे का क्या फ़ायदा जिसको हमने पैदा कर लिया और उसके बाद ना हम उसको तरबियत दे सके, ना हम उसको तालीम दे सके, ना हम अच्छा शहरी बना सके। तो मेल्स को आगे आना पड़ेगा और मेल्स को समझाना पड़ेगा। मैं बल्कि ये समझती हूँ जब मैंने कभी किसी की काउंसलिंग करनी होती है तो मेरा ख्याल है मेल पार्टनर को भी बुलाना चाहिए और उसको बुला के बैठाना चाहिए और बताना चाहिए कि इसके क्या प्रॉज एंड कॉन्स हैं। जब तक हम मेल्स को उनकी फैमिलीज़ के बड़ों को शामिल नहीं करेंगे, हम पाकिस्तान में उस तरह से कॉन्ट्रासेप्शन रेट को मुतारिफ नहीं करा सकते। हमारा कॉन्ट्रासेप्टिव रेट इस वक्त सिर्फ 35% है, जो कि बाकी नेबरिंग कंट्री की निस्बत बहुत लो है। उसमें एक चीज़ हमें और भी करने की ज़रूरत है कि हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि रिलीजियस मुल्लाज जो हमारे मौलवी हजरात हैं उनको भी इस कैंपेन में शामिल करें, उनको कॉन्फिडेंस में लें। क्योंकि जब वो एक महल्ले में एक एरिया में बात करते हैं तो लोग उनको बहुत गौर से सुनते हैं, क्योंकि दे आर टेकन एज ए देयर रिलीजियस स्कॉलर्स और उन्हें ये लग रहा होता है ये जब कोई बात कर रहे हैं तो ये अल्लाह के अहकाम के मुताबिक बता रहे हैं, तो फिर वो उस पर अमल करने की भी कोशिश करते हैं। तो ये अगर हमें करना है ना तो हमें ये कोलैबोरेटिव एफर्ट करने की ज़रूरत है। बांग्लादेश ने अपना बहुत अच्छा बर्थ कंट्रोल कर लिया बिकॉज ऑफ द हाई कॉन्ट्रासेप्टिव प्रेवलेंस रेट और वो बिकॉज ऑफ उन्होंने मुल्लाज़ इन्वॉल्व किए। रोज़ पर रोज़ बढ़ती हुई है माशरे में इतनी जो हमने आवाम बढ़ रही है हमारी, दिन ब दिन जो है वो ये तब्दीली आती जा रही है, तो ये आगे आके जो है वो ये मसाइल में क्रिएट हो रही है। वसाइल नहीं बढ़ रहे, क्योंकि वसाइल तो वहीं के वहीं हैं, मसाइल बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इस वक्त पॉपुलेशन है। यही अगर हम पॉपुलेशन अब आप देखें ना, अगर आप बाहर निकलते हैं तो आपको सड़कों पे सैलाब नज़र आता है, गाड़ियों का, इंसानों का, चीज़ों का, ट्रैफिक स्टक है, कितने कितने लोग हैं, कितनी पॉवर्टी है। फ़ायदा है ऐसी कौम का, ऐसे माशरे का जो सारे डिप्रेस हों,
हर बंदा किसी ना किसी डिप्रेशन में हो, किसी ना किसी तकलीफ़ में हो और किसी ना किसी परेशानी में जो है वो शिकार हो। अगर हमने माशरे में ऐसे ही जो है वो लोग देने हैं और ऐसे ही बच्चे जो है वो पैदा करने हैं, तो फिर ऐसे माशरों में जो है वो पॉपुलेशन का कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है, जो सबसे पहली बात है। हमारा ये पहला स्टेप होना चाहिए, इसमें गवर्नमेंट लेवल पे भी, हर लेवल पे जो है वो उसको कंट्रोल होना चाहिए। सबसे पहले तो जब मियाँ बीवी इस चीज़ को जो है वो एक्सेप्ट करें, जो इतना बड़ा रिश्ता अल्लाह ताला ने जिस पर पूरी दुनिया जो है वो कायम कर दी, उसमें खुद से भी जो है वो कुछ डिसीजंस जो है वो लेने चाहिए। और इसमें मर्द हजरात का बहुत अहम रोल है, जिसमें उनको समझाना, और वाकई आप सही कह रही हैं कि उनकी काउंसलिंग करना इस वक्त में बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, अगर मेल्स को और ख़ासतौर पे उनकी जो मदर इन लॉज हैं उन सबको अगर हम साथ लेके चलें तो चीज़ें बेहतर हो रही हैं। अब पहले से बेहतर हो रही हैं चीज़ें, लेकिन फिर भी अभी हमारी एक क्लास है जिसको मज़ीद समझाने की ज़रूरत है, जहाँ पे फैसिलिटीज़ को डोर स्टेप पे पहुँचाने की ज़रूरत है। इसमें ये भी बहुत ज़रूरी है कि हमारे जो कॉन्ट्रासेप्शन प्रोवाइड करने वाले अदारे हैं वो डोर स्टेप पे चीज़ें पहुँचाएँ, वो उन चीज़ों की अवेयरनेस लोगों को दें। देखिए बहुत सारी चीज़ें हमारे यहाँ पे इतने पुअर लोग हैं कि उनके पास अवेयरनेस भी नहीं है। तो अब अगर किसी चीज़ की एजुकेशन नहीं है तो अवेयरनेस कहाँ से? जब एजुकेशन नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, तो उन्हें बहुत सारी चीज़ों का पता भी नहीं है, डाइट नहीं है, अच्छा खाना नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम उन्हें अवेयरनेस दें, हम उन्हें समझाएं, उनके पार्टनर्स को समझाएं और उनको इस बात के लिए मोटिवेट करें कि आप जितनी अच्छी तरीके से फैमिली को लेके चलेंगे उतनी ही अच्छा कल को आपकी फैमिली का नाम होगा, आपके बच्चे बेहतर होंगे, आपको वो अच्छे कंट्रीब्यूटर टूवर्ड्स पाकिस्तान होंगे, नेशन में आपके पास अच्छे लोग होंगे और फिर उनके साथ साथ उनकी अखलाकी तरबियत, तमीज़, ये सब चीज़ें सिखाना। मैं जो सोशल मीडिया पे देख रही थी कि खातून के 29 बच्चे हैं और एक हस्बैंड वो वाइफ है, और होता है ना कि चलें 2 बीवियाँ, 2 शादियाँ कर ली, 3 कर ली, एक ही बीवी से उनके 29 बच्चे हैं। आप अंदाज़ा लगाएं कि ये तो फिर बंदा जो है वो क्या क्या बात करे यहाँ पर आकर। आप क्या ये इंतहा होगी ना, मतलब एक्सट्रीम हो गया, बस कर जाए। मतलब अब उसमें अब हाथ जोड़ने रह गए बकाया, तो और तो कुछ जो है वो अल्फाज नहीं यहाँ पे इस्तेमाल किए जा सकते कि मतलब हमें ये भी सोचना पड़ता है कि हम टीवी पे बैठे हैं, कौन से ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करें इस टॉपिक के ऊपर कि लोग अक्सर इस बात को दबा ही जाते हैं कि इस पर क्या प्रोग्राम करें और इसको किस तरीके से लोगों को जो है वो समझाएं। क्योंकि ख़वातीन को और मर्दों को समझाना, इसके लिए पूरी काउंसलिंग करना एक शो तो इसके लिए काफ़ी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम किसी 2-4 लोगों को समझाने में कामयाब हो जाएं कि आप ज़्यादा बच्चे पैदा करना कामयाबी नहीं है, बल्कि आपके जितने बच्चे हैं, जितने थोड़े बच्चे होंगे, उन्हें अच्छा मुस्तकबिल देना, अच्छी तालीम देना माँ बाप की जिम्मेदारी है। अब देखिए अक्सर लोग कहते हैं मेरे तो 8 बच्चे ने, तो मेरा कम ही कोई नहीं है, मैं जो है वो ये इधर ख्वार हो रहा हूँ, उधर ख्वार हो रहा हूँ। तो भाई वो 8 बच्चे पैदा करने के लिए आपको किसने सर्टिफिकेट दिया था किसी ने कि आप ऐसा करें? आपका ये प्रॉब्लम है, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आपके पास अवेयरनेस होनी चाहिए कि आप थोड़े बच्चे हों आपको किसी के आगे हाथ ही ना फैलाना पड़े, आपको किसी को कहना ही ना पड़े, आप उनकी अच्छी जो है वो तरबियत कर रहे हो। ये फुकदान है, ये वो इंफॉर्मेटिव फुकदान है जिसका जो है ना वो पता नहीं बढ़ता ही चला जा रहा है दिन ब दिन। हम इसको कैसे कंट्रोल करें? हमारा एक जो लोअर मिडिल या उससे भी लोअर क्लास का तबका है ना, उन्हें ये लगता है कि ये बच्चे जो हैं उनके लिए कमाई का जरिया है। लेकिन अगर आप अगर हकीकत में देखें ना, तो आप उन बच्चों को जिनको कमाने के लिए लगाते हैं, अगर उन्हीं में से 2-4 कम पैदा कर लें और उनकी अच्छी तरबियत कर लें, तो शायद आप अपने वसाइल में उनको ठीक तरीके से पाल सकते हैं और बड़ा कर सकते हैं। ये तो देखिए हम सब भी अगर इस लेवल पे बैठ के ढेर सारे 5-7 बच्चे पैदा करने, कहाँ हमने 2 बच्चों को पढ़ाना है और कहाँ 7 बच्चों को पढ़ाना है। बिल्कुल, तो इट मैटर्स अ लॉट। आप अगर अच्छे स्कूलिंग की बात करते हैं तो जाहिर है आप एक बड़ी हाई फ़ी के साथ स्कूल में बच्चों को दाखिल कराते हैं, तो वो भी आप भी एक लिमिट में ही रहते हुए उनको पाल सकते हैं और पढ़ा सकते हैं ना। तो फिर ये भी ज़रूरी है कि ये लोग जो ये सोचते हैं ना कि मेरे बच्चे मेरे लिए खुराक कमा के लाने का वसीला बनेंगे, इसको सिंपैथी बना लिया, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं जो है वो किसी काबिल नहीं हूँ, ये सिंपैथी बना ली कि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं और ये उस पर लोगों की सिंपैथी हो गई, यार छोटे छोटे बच्चे हैं भूखे ये वो। भाई आप उनको दुनिया में लाने से पहले इस भूख के बारे में फ़ैसला क्यों नहीं करते, सोचते क्यों नहीं, इस पर आप कंट्रोल क्यों नहीं है आपका? कि मतलब अब मैं यहाँ पे कुछ अल्फाज नहीं इस्तेमाल करना चाहती कि मैं क्या कहूँ, हम हमारे माशरे में किस तरह की जो सिंपल सी बात है ना, पेरेंट्स को ये चाहिए कि बजाय इससे कि हम इनसे कहें और ये हमें कमा के ला के दें, हम उन्हें अच्छा मुस्तकबिल तो हम उनके लिए अगर हम थोड़े रखेंगे तो हम मेहनत भी कर सकते हैं। देखिए एक अगर औरत है उसने 8 बच्चे पैदा किए तो ज़िंदगी के 8 साल उसने उनको पैदा करने में लगा दिए, वो क्या काम करेगी? और उसके बाद उसके वो छोटे छोटे बच्चे उनको संभालना, उनको करना, वो सारा टाइम उसी में करते रहेंगे। अब
आप ये ज़माना अब उस तरफ जा रहा है, बिल्कुल, और ज़माना उस लेवल पे चल रहा है कि जहाँ हमें अपने घर की ज़रूरियात पूरी करने के लिए एट टाइम्स मेल एंड फीमेल दोनों को कंट्रीब्यूट करना पड़ता है। तो फीमेल्स उसी सूरत में कंट्रीब्यूट कर सकेंगी पॉजिटिवली जब उनके पास फैमिली की तरफ से टाइम मिलेगा। तो टाइम मिलने के लिए ज़रूरी है कि हम अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल करें, हम अपने घर में रहते हुए अपने बच्चों को कंट्रोल करें। अगर हमारे पास 2 या 3 बच्चे होंगे तो चलो हम 6 सालों में उनको बड़ा करके इस लेवल पे ले आएंगे कि हम स्कूल भेज दें, फिर हम कोई वर्किंग काम कर लें, हम पॉजिटिव काम कर सकते हैं, हम घरों में बैठ के काम कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि फ़ीमेल्स को सड़क पर आने ही की ज़रूरत है। आप सिलाई सीख सकते हैं, घरों में वो काम कर लें। तो आप कुकिंग अच्छी करते हैं तो आप केटरिंग का बिजनेस शुरू कर सकती हैं घरों में रह के। अब तो इतने लोग हैं जिनके पास टाइम नहीं होता पकाने का, आप अच्छा फ़ोन पे टेलीफोनिक ऑर्डर्स पे लोग बना रहे हैं, बिल्कुल, और आप इसके अलावा कढ़ाई कर सकती हैं, सिलाई कर। अब वो चीज़ें जो है ना वो आउट हो गई हैं। अब लोगों के दिमागों में ये है कि जी हमने या तो बच्चों से कमाना है, छोटे लोगों बच्चों से, या फिर हमने बैठ के मांगना है। अब सड़कों पर आप देखें कितना ज़्यादा कॉमन हो चुका है कि औरतें हैं वो छोटे छोटे बच्चे गोद में उठा के मांग रही होती हैं, आपकी गाड़ियों के पास आके बात कर रही होती है। अगर आप उनसे कहो इतने मासूम बच्चे गर्मी में सड़ रहे होते हैं, जल रहे होते हैं, जिनको पता भी नहीं है कि धूप की तपिश और गर्मी क्या है, फिर वो बीमार हो जाते होंगे। फिर जाहिर बात है यही होता होगा इतनी धूप और गर्मी में कि हम जैसे आम इंसान सांस नहीं ले सकते, तो वो मासूम बच्चा जो 2-3 महीने का है या महीने का है या कुछ दिनों का है, उसको सड़क पर लेकर जो है वो खड़ी हुई मांग रही होती है, उसकी हालत बुरी हो रही होती है। इवन छोटे छोटे बच्चे 3-4 साल के जो है वो मांग रहे होते हैं, और इतने ट्रेंड मांग रहे होते हैं कि उनको जो है वो सारी चीज़ें ज़बानी रटी होती हैं, और वो शीशे के पास आके जो है वो दोबारा से सारी चीज़ें रिकॉल करते हैं। ये माशरे में हम दे रहे हैं। भिखारी बच्चे जो है वो आ रहे हैं और बढ़ चुके हैं ये। आप फिर तालीम देख लें, तालीम का फुकदान इसीलिए हमारे माशरे में कि आए दिन आप जो है वो मुख्तलिफ वाक़यात देखती हैं कि फ़लाँ जगह पर ये हो गया, फ़लाँ ने फ़लाँ के साथ ऐसे कर दिया। ये क्या है? ये तालीम नहीं दे पा रहे हम अपने माशरे को, तभी हमारा माशरा जो है वो डी ट्रैक है। अगर हमारे पास शऊर हो, तालीम हो, तरबियत हो, तो हम ऐसी कौम ही ना बने, हमें किसी की जो है वो उंगली कोई हम पर उठा ही ना सके। लेकिन आज देख लें कि माशरे में सब कुछ चीज़ें जो है वो किस तरफ जा रही हैं। तो ये एक औरत की ज़िम्मेदारी है, ये एक औरत की सेहत से रिलेट करती हैं, इसीलिए हमने ये तमाम बातें जो है वो यहाँ पे की हैं। और आज जो है वो इन औरत की जिम्मेदारी में उसका हस्बैंड इक्वली कंट्रीब्यूटर है, बिल्कुल है, क्योंकि वो अकेली नहीं है इस बात को कि उसका बच्चा सड़क पे आ गया, उसके साथ उसका खामद भी इस बात में इन्वॉल्व है। अगर वो बैठ के अपनी कमाई कर रहा है और वो प्रॉपर तरीके से घर चलाने के लिए रिसोर्सेज कर रहा है, तो फिर इन फीमेल्स के लिए भी इतना प्रॉब्लम नहीं। आप दोनों मिल के, मियाँ और बीवी दोनों मिल के अपने बच्चों की अच्छी कफालत कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो काम करने के लिए अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, काम करने के लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन लोग काम करना चाहते नहीं। अच्छा, वैसे मैं एक बात करती हूँ, मतलब वैसे ही मेरे जहन में कभी ये ख्याल आता है कि हर चीज़ पर टैक्स लग चुका हुआ है, इस चीज़ पे भी टैक्स लग जाए तो मेरा ख्याल है बच्चे काम पैदा होना शुरू हो जाए। मेरा ख्याल है गवर्नमेंट को कोई ना कोई अब तो कदम उठा ही लेना चाहिए। मैं ये मशवरा गवर्नमेंट को नहीं दे सकती, लेकिन फिर भी जो है वो मेरे अक्सर ध्यान में बात आती है कि देखिए हमारे पानी पे टैक्स है, हमारे सड़क पे चलने पे टैक्स है, हर चीज़ पे हम टैक्स पेयर हैं, हम टैक्स पे करते हैं, हमारी हर चीज़ में से टैक्स कटता है। तो काश के ये बच्चे पैदा करने पर भी टैक्स लग जाए, ताकि जो है वो ये बच्चे जो है वो कम पैदा होना शुरू हो जाए, ऑटोमेटिकली कम। देखिएगा आप फिर ये कैसा जो है वो लोगों का ज़हन चेंज हो जाएगा। नहीं तो अदरवाइज स्टेट ये तो कम से कम कर सकती है कि जो चौराहों पे बच्चे मांग रहे होते हैं उनको उठाए और उनको स्कूलों में दाखिल कर दे, या उनके माँ बाप को इस सूरत में के पाबंद कर दे कि आप इन बच्चों को पढ़ाएंगे। कितने हमारे पास ट्रस्ट के स्कूल्स हैं, बिल्कुल ऐसे हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा डॉक्टर साहबा कि एक खातून जो है उसको अपनी डाइट में, यानी कि जैसे वो खुराक ले रही है, खा रही है, पी रही है, किन किन चीज़ों का ज़्यादा और किन किन चीज़ों का कम इस्तेमाल करना चाहिए, ये ज़रूर जो है वो आप ख़वातीन के लिए बताइए उनकी सेहत के हवाले से, ताकि आगे जाके जब माशरे में उन्होंने एक और माशरे की तश्कील करनी है तो वहाँ तक उन्हें पहुँचने में आसानी रहे। नंबर 1 चीज़ें फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश वेजिटेबल्स, मीट एंड मीट प्रोडक्ट्स एंड जैसे और मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, ये वो सारी चीज़ें जो आपको एक रूटीन डाइट में ज़रूर शामिल करनी चाहिए। जिन चीज़ों से बचना है उनमें जंक फूड, बाहर का फूड, ख़ास तौर पे जो हम बिल्कुल जंक खाते हैं, घर में बना के जो मर्ज़ी खा लें, लेकिन बाहर से लेना बंद कर दें। बहुत ऑयली चीज़ें, बेकरी आइटम्स, हमारी तबाही आजकल बहुत ज़्यादा बेकरी आइटम्स पे भी हो रही है। जितनी बेकरी आइटम्स होते हैं हम सब खाने की कोशिश करते हैं और वो ही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। ये फिर साथ जो आपके लेज़ हैं, चिप्स हैं और ये बहुत डिफरेंट किस्म की जंक फूड्स आ जाते हैं, इन सब चीज़ों से अवॉइड करें। देखें, एक तो आप जितना पैसा उन पे जाके खर्च कर लेते हैं, अगर आप उसी पैसे को घर में यूज़ करना शुरू करें तो आप मेरे ख्याल में पूरे हफ्ते का राशन बहुत अच्छे तरीके से लाके और उसको बड़े अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। तो ये वो एक तो घर का बना हुआ खाना साफ़ सुथरा हेल्दी है।
अब अगर आप बाहर के खाने पे देखें तो जैसे अब ये गर्मियों का वेदर चल रहा है, इसमें टाइफाइड कितना कॉमन है, इतना कॉमन हो जाता है कि हमारे पास हॉस्पिटल्स में बहुत पेशेंट टाइफाइड, हेपेटाइटिस ई बहुत कॉमन है जो कि खाने पीने से ही हो रहा होता है, पानी से, गंदे पानी से, खाने से, खुराक से। हेपेटाइटिस ए, ये सारे वो हैं, और हेपेटाइटिस ई के साथ तो बहुत मोर्टेलिटीज़ हाई रेट है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जिनको हम इनवाइट करते हैं अपनी पुअर डाइट की वजह से और बाहर से खाने की वजह से। नॉट नेसेसरीली कि हमने किसी बुरी जगह से ही खाया तो ये प्रॉब्लम आएगी, बाज़ का किसी अच्छी जगह से भी खाने में ये चीज़ें आपको मिल जाती हैं और आप इन चीज़ों को ना चाहते हुए भी कैरी करते हैं। और हेपेटाइटिस ई और ए ये वो चीज़ें हैं जिनको, और टाइफाइड इतना डेंजरस है, उसके साथ बाद में इतनी इंटेस्टाइन्स की प्रॉब्लम्स आती हैं, इतना सब कुछ आता है। और इन सब की वैक्सीनेशंस अवेलेबल हैं। हेपेटाइटिस ए की वैक्सीनेशन अवेलेबल है, लोगों को ज़रूर लगवा लेनी चाहिए। टाइफाइड की वैक्सीनेशन अवेलेबल है, हर 3 साल के बाद आप उसको रिपीट करवाएं, उसको ज़रूर लगवाएं, ताकि आप कम से कम अगर बाहर से खा भी रहे हैं, अव्वल तो ना खाएं, लेकिन चलें आप 100% अवॉइड नहीं भी कर पाते तो आपको ये प्रॉब्लम्स सिक्योर तो हो आप, सिक्योर हो। और अब हेपेटाइटिस ई की वैक्सीनेशन भी लेटेस्टली आ गई है। तो ये सारी चीज़ों का अगर कम से कम अगर आपने ये करना है तो ये वैक्सीनेशन ज़रूर कराएं। तो ये चीज़ें अवेयरनेस, ये चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं तो हम इनको ज़रूर इस्तेमाल देखिए, हर चीज़ की वैक्सीनेशन है, बिल्कुल है। और जो करवाते हैं वो सिक्योर हैं और उनको, और इसमें हाँ, वैक्सीनेशन से मुझे याद आया, सॉरी मैं आप ही बात कर रही हूँ, अभी कोविड की वैक्सीनेशंस की बात चल रही है। हाँ जी, बिल्कुल। कोविड पे बहुत ज़्यादा प्रेग्नेंट लेडीज़ का ये है कि जी हम कोविड की वैक्सीनेशंस कराएं। मैं अभी यही क्वेश्चन पे आने लगी थी। तो कोविड की वैक्सीनेशंस वर्ल्ड वाइड उस पर आ चुकी हैं गाइडलाइंस के, वो प्रेग्नेंट फीमेल्स में भी सेफ़ हैं और ब्रेस्ट फीडिंग्स में भी सेफ़ हैं। क्योंकि अगर आप नहीं लगवाते तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस ज़्यादा बुरे हैं। फ़र्ज़ करें अगर खुदा न खास्ता अगर आपने नहीं लगवाई और आपको इन्फेक्शन होती है तो आप ज़्यादा प्रॉब्लम में पड़ेंगी एज़ कम्पेयर टू कि आपने लगवा लिए। तो सो फार जो अभी तक स्टडीज़ आई हैं, तो दिस इज़ अ न्यू डिजीज़ और इसकी वैक्सीनेशन भी न्यूली इन्वेंटेड है। तो इस पर अभी तक जो जितनी भी स्टडीज़ आई हैं उसमें सारा डेटा ये शो कर रहा है कि ये सेफ़ है। इसमें कोई ऐसी ही नहीं है कि जिसमें बच्चे में कोई कंजेनिटल प्रॉब्लम आई हो या ब्रेस्ट फीडिंग मदर को लगाने से बच्चे में कोई मसले मसाइल आए हों। ठीक है, अभी तक ऐसा कोई रिपोर्ट नहीं हुआ है, इसलिए काइंडली मैं तो कहूँगी कि आप ज़रूर लगवाएं। और अब ये गवर्नमेंट का बड़ा अच्छा है कि उन्होंने सबको मैंडेटरी कर दिया, और उन्होंने शायद ये भी कह दिया कि जो वर्किंग वीमेंस है उनके ऊपर तो इस सेंस में भी मैंडेटरी हो गया कि वो शायद उनकी सैलरीज जो हैं वो रुक जाएंगी। तो एक तो ये है उनमें वैसे मुझे तो ये भी लगता है कि हम लोगों को सैलरी से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मोबाइल फ़ोन्स है। किसी तरीके से अगर गवर्नमेंट मोबाइल्स के साथ लिंक कर देती है कि जो बंदा वैक्सीनेशन नहीं रखता तो लगवाता, उसका ऑटोमेटिकली कर दिया है, सिम बंद हो गई। ये हो रहा है, ये हो रहा है। आगे जो है ये होगा ना, मुझे लगता है पूरे के पूरे लोग जो अभी सोच रहे हैं कि हमने लगवानी है या नहीं लगवानी, तो वो भी वैक्सीनेटेड हो जाएंगे। और अब काफ़ी हद तक जो है वो लोग वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। कोविड की तरफ से जो है वो क्लैरिटी, अब काफ़ी हद तक अवेयरनेस आ चुकी है। पहले थोड़ा सा खौफ और हरास था लोगों में, अब काफ़ी डॉक्टर्स को भी देख के और लोगों को भी देख के कि भाई हमारे फलाने रिश्तेदार ने लगवाई है, ठीक है वो तो ओके है, कुछ ऐसा मसला नहीं हुआ। और ये जो बातें बनी हुई हैं कि साल बाद या 2 साल बाद, ये देखिए ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है, ये किसी बंदे के हाथ में नहीं है, किसी वैक्सीनेशन पे डिपेंड नहीं करती। आए तो वैक्सीन लगवा के भी जो है वो कोई ना बच पाए, और ना आए तो वैक्सीन लगवा के भी लोग सालों जो है वो जिए। ये कोई बात नहीं है, ये कोई थ्योरी नहीं है, इस पर कोई कॉन्सेंट्रेशन जो है वो करने की आपको ज़रूरत नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि इन प्रेगनेंसी जैसे आप बता रही हैं कि अगर ये वैक्सीनेशन करवा ली जाती है तो इसके कोई मुज़र असरात नहीं हैं। जी बिल्कुल, ऐसा कुछ नहीं है कि हम अभी फ़िलहाल लगवा लीजिए, बिल्कुल लगवाएं। और रिकमेंडेशंस भी यही कहती हैं कि वैक्सीन लगवा लें, बेहतर है ख़वातीन लगवाएं। ठीक है, तो इसलिए हम भी यही रिकमेंड करते हैं। मेरे पास भी आके लड़कियां बहुत सवाल करती हैं कि अब हम प्रेग्नेंट हैं, हम लगवाएं या ना लगवाएं, या आप हमें लिख के दे दें। अच्छा। कि जी आप हम अपने स्पेशली जो वर्किंग है कि हम अपनी कंपनी में दिखा सकेंगे, आपने हमें मना किया। तो फिर मैं उन्हें ये कहती हूँ यार जब गाइडलाइंस आ चुकी हैं किसी चीज़ पर क्लियर, कोई डॉक्टर नहीं मना कर सकता, WHO की गाइडलाइंस हैं, तो फिर आप इस पर मना करने वाली कोई बात रह नहीं जाती। और हम आपको यही रिकमेंड करें आप लगवाएं तो फिर लगवा लें। इवन जो मुझे ये लगता है ये तो वो चले पढ़ी लिखी ख्वातीन है ना जो कि वर्किंग है और जिनको अपनी अवेयरनेस है और जिनको पता है। इसके अलावा हमारा एक बहुत तबका वो है जो बिलो पॉवर्टी बिलोंग करता है। गवर्नमेंट को चाहिए, हाँ गवर्नमेंट को चाहिए उनको भी इस सर्कल में लाएं और उन लोगों को भी वैक्सीनेशंस के ऊपर ये तो वो वाली बात होगी। फिर जैसे बच्चों को पोलियो की वैक्सीन जो है वो घर घर जाकर जो है वो लगाएगी, पोलियो कतरे पिलाए गए, ये तो फिर वो उस तरह से जो है वो स्टार्ट हो जाए। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब तो ये कर रही है, मैडम यास्मीन राशिद ने अब ये एक नया स्टेप ले रही है कि अब ये डोर टू डोर जिस तरह से पहले पोलियो की कैंपेन चलती थी इसी तरह से वैक्सीनेशन की कैंपेन भी फिर तो जो है वो इस पे कवर किया जा सकता है। तो वो इंशाल्लाह होपफुली, क्योंकि वो लोग जो पढ़े लिखे नहीं है, देखिए पढ़ा लिखा जो बंदा
है उसने तो अपने आप को जो है वो सिक्योर करने के लिए खुद से जाके वैक्सीनेट हो जाएगा, वो वैक्सीनेशन लगवा लेगा। लेकिन जो जिसके पास नहीं है इतना शऊर या तालीम नहीं है, उसे पता नहीं है कि क्या है क्या नहीं, उसको तो नहीं अंदाज़ा, तो उसके लिए अगर घर तक जो है वो डोर टू डोर सर्विस हो जाएगी तो ये ज़्यादा आसान हो जाएगा। आप देखें हमने जो है वो पोलियो पे भी तो कंट्रोल किया, उसके कतरे पिलाए, वो वैक्सीनेट किया बच्चों को, तभी जाके वो जो है वो सिक्योर हुए। फिर और देखिए कि और कितनी बीमारियां बच्चों को जो है वो फांसी टीके लगाए जाते हैं, बिल्कुल जब अगर वो ना लगाए जाएं तो फिर बच्चे हों या बच्चियां हों जो भी हों वो फिर मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो जाती हैं। तो ये पूरा कोर्स जो है वो जब ये करवाया जाता है टीकों का, जिसको आपको कहते हैं इंजेक्शंस का जो है ये कोर्स करवाया जाता है, तो ये ज़रूरी होता है। इसी तरह कोविड की ये वैक्सीन, इसका भी कोई साइड इफेक्ट नहीं है, जैसे और वैक्सीन अवेलेबल हैं, फ्लू की है या वैक्सीन लगवाने से किसी को जो है वो हल्का सा बुखार हो जाता है, जिसम में दर्द रहता है या एक हफ्ता चलें ये प्रॉब्लम रहती है, तो उसके बाद ये ऑटोमेटिकली खुद ही जो है वो सेट हो जाती है। इससे डरने की या घबराने की ज़रूरत नहीं है कि फ़लाँ को इतनी देर। अब मेरे बहुत से डॉक्टर्स ऐसे हैं जिन्होंने वैक्सीन जो है वो करवाई, उसके बाद कुछ दिन तक उनके जो है वो जिसम में उनको फील होता रहा कि हमने कुछ जो है वो कर लगवाया है, बट ईजी हो गया, एक हफ्ते के अंदर अंदर जो है वो ये क्योर हो जाता है, सेटलमेंट हो जाती है, कोई इतनी बड़ी जो है वो चीज़ नहीं है। तो ये तो मतलब वो चीज़ें हैं, वो मामलात हैं जो हम खुद से जो है वो देखते आ रहे हैं, या इसको करवाना सबके लिए ज़रूरी है। अच्छा ये बताइएगा कि जब एक लड़की जो है उसकी उम्र ज़्यादा नहीं है और वो माँ बनने वाली है, तो उस वक्त में उसको डाइट क्या लेनी है, उसको कौन सी चीज़ें जो है वो लेनी है, और अपनी डाइट क्या डबल कर देनी है या फिर भी एतदाल से ही खाने का मशवरा देते हैं? नहीं, डबल बिल्कुल नहीं करनी, बल्कि मेरे पास जब आती है ना फीमेल, जब भी मैं कोई बच्चियाँ जो भी प्रेग्नेंट है, उम्र अव्वल तो थोड़ी सी अवेयरनेस लोगों में इस बात से भी होनी चाहिए कि बच्चियों की शादियाँ ही 20 साल से पहले ना की जाएँ, ताकि वो 20 ईयर्स के बाद इस काबिल हों कि वो बच्चियाँ जब अपने माँ बनने की प्रोसेस से गुजर रही हों तो उनकी हेल्थ और उनकी बॉडी स्ट्रक्चर्स इतने वेल फॉर्म्ड हों कि वो इस सारे जो एक एक्स्ट्रा बर्डन है जो अल्लाह मियाँ की तरफ से उनको मिलता है वो बर्दाश्त कर सके। दूसरी बात ये कि उनको डाइट अपनी डबल करने की कतई ज़रूरत नहीं है। मैंने जैसे बताया कि अगर 2000 कैलोरीज चाहिए एक रूटीन में फीमेल को, तो प्रेगनेंसी में तकरीबन 2200 चाहिए, 2200 से मैक्सिमम 2500, डिपेंड करता है वजन पे। एवरेज वेट गेन हम कहते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी 12 kg जो है ना वो एक थ्रू आउट द 9 मंथ्स तकरीबन एक औरत को गेन करना चाहिए। ठीक है। तो 12 kg वेट में, जिसमें पहले 2-3 महीनों में इतना वेट गेन नहीं हो रहा होता, बाकी जो है तकरीबन हमें जो है 12 किलो टोटल। अब जो औरतें पहले ही मोटी हैं, obese हैं, उनको तो फिर कैलोरीज को कर्टेल तो नहीं करना, लेकिन वो इतना ही रखें कि उनका वज़न फिर 6-7 kg तक भी बढ़ रहा है तो काफ़ी है, उन्हें बहुत नहीं बढ़ाना। हो ये रहा होता है कि बच्चियाँ जब प्रेग्नेंट होती हैं ना तो वो इस बात को समझती हैं कि अब हमने हर चीज़ और बहुत कुछ खाना है, तो बहुत कुछ नहीं खाना, उसमें वो कुछ लोगों को क्रेविंग शुरू हो जाती है जी, उन्होंने मीठा बहुत शौक से खाना शुरू कर देती हैं। अब वो देखिए मीठा जो है ना वो उसमें कोई ऐसे आपकी न्यूट्रिशियस वैल्यू नहीं है, दैट इज़ जस्ट ए चस्का, और उसके बाद वो एक्स्ट्रा कैलोरीज आपको दे रही हैं, तो उसके बहुत बेहतर है कि आप उसकी बदले में कोई फ्रूट ले लें। तो वो ऐसी बच्चियाँ जो प्रेग्नेंट होती हैं तो वो दूध, दही, फ्रूट, वेजिटेबल्स, सैलड्स बहुत अच्छा है, एक बाउल बना के सैलड्स का आप खाएं, और सस्ता सैलड है, आपका कोई हार्डली 20-25 या 30 रुपए में एक सैलड का बाउल खुद घर में बनाएं तो तैयार हो जाता है, इतना महंगा नहीं है। हाँ, अगर आप बाहर से लेने जाएंगी, सबवे से लेने जाएंगी तो तब तो ज़्यादा महंगा है, लेकिन आप घर में बनाएं इतना महंगा नहीं बनता, और वही सब्जी जो आती है वो कितने दिन चल जाती है। आजकल वो 30 वाले काम जो खत्म हो गया नहीं, वो लेकिन आप देखिए एक खीरा डलता है, एक प्याज चल जाता है, एक टमाटर चल जाता है, मतलब एक बंदे के यहाँ सही बात है, इतना नहीं बनता। आप देखें, और वो पूरी चीज़ एक दफ़ा में नहीं भी डलती अगर आप एक, लेकिन आप सैलड लें और हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा गोश्त भी लेने की कोशिश करें, अंडा डेली बेसिस पे ज़रूर खाएं अपना। बाकी बहुत ज़्यादा पराठे और इन चीज़ों से ज़रा बचें, क्योंकि वो बच्चियाँ ये भी समझती हैं कि अब हमने देसी घी स्पेशली वो दूध में डाल के उनको उनकी मदर इन लॉज एंड मदर्स पिलाना शुरू कर देती हैं। ये भी कॉन्सेप्ट है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो GIT में जा रहा है, वो आपकी खुराक की नाली फ़र्क है, पैदाइश का नालियाँ बिल्कुल फ़र्क हैं, तो वो सिर्फ आपको वज़न बढ़ा रही होती हैं और कोई फ़ायदा नहीं दे रही होती। इसलिए कोशिश ये करें कि अगर आपने को बहुत ज़्यादा हो रहा है कि देसी घी खाना है, तो देसी घी इज़ नॉट ए बैड प्रोडक्ट, मैं उसको बुरा नहीं समझती, बल्कि वो ऑर्गेनिक है और बेहतर चीज़ है। तो आप उसको अपनी रूटीन का जो खाना बनवा रही हैं आप उसको उसमें बनवा लें, रादर देन कि आप उसको दूध में डाल के पीना शुरू करें। दूध आप वैसे ले लें, खाना उसमें बनवा लें, तो आप ऑयल की बजाय वो यूज़ कर लें, और वो भी मुनासिब मकदार में, मतलब उसका तरीक़ेकार चेंज कर लें। बिल्कुल ठीक है। तो आप अपनी डाइट को इस तरह से मॉडिफाई रखें कि आप हेल्दी भी खा रही हैं और मुनासिब भी खा रही हैं, और एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा खाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप बेतहाशा ही खाना शुरू कर दें, ऐसा नहीं है। लेकिन बात ये होता है कि प्रेगनेंसी में थोड़ा टॉलरेंस लेवल थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इनडाइजेशन की बच्चियों में ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं, उनको ये बब्स आ रहे होते हैं, उनको गैस्ट्राइटिस ज़्यादा हो रहा होता है, जिसमें सीने में जलन और ये सब चीज़ें,
उसमें ये कि वो फिर छोटे मील्स ले लें और फ्रीक्वेंट्स ले लें, लाइक वो नाश्ता कर लें, थोड़ा कम कर लें, फिर 10-11 बजे कुछ ले लें, फिर 2 बजे अपना खाना ले लें, फिर शाम को 4-5 बजे कुछ स्नैक्स टाइप्स हल्की फुल्की चीज़ ले लें, फ्रूट ले लें, और रात को कोई लाइट मील ले लें। तो वो इस तरह से अपने फूड को डिवाइड करते हैं, रादर दैन कि वो एक ही वक्त में ज़्यादा सारा खाने की कोशिश करें, तो वो फिर प्रॉब्लम आती है। और ये प्रॉब्लम ज़ाहिर थोड़ा सा बच्चियों को हो भी रहा होता है, जब वो इन लॉज में होती है, उन्हें ये होता है शायद कि हमें वॉच किया जाएगा कि हम हर वक्त खा रही हैं, क्या खा रहे हैं। तो फिर बड़ों को भी समझना चाहिए कि बच्चियों की रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से दें, लेकिन एक मुनासिब मिकदार हर चीज़। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका कि आप तशरीफ़ लाई, आपने जो है वो बड़े अच्छे अंदाज से और हमने बहुत डीपली जाकर जो है वो आज बात करने की कोशिश की। एक लेडी के लिए जो है वो डाइट कॉन्शियस होना भी और अनकॉन्शियस होना भी और डाइट का ख्याल रखना भी, ये दोनों तीनों चीज़ें जो है वो कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं। जब भी आप अपनी ज़िंदगी में पहला कदम बढ़ाने लगें, ख़ास तौर पे ख़वातीन, तो उनकी डाइट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। माएँ जहाँ बच्चों की, बड़ों की जो है वो या अपनी डाइट का जो है वो ख्याल नहीं रखती हैं, दूसरों की डाइट का ज़्यादा ख्याल रखती हैं, उनको अपना खुद भी खाना चाहिए, खुद भी देखना चाहिए कि अपनी कैलोरीज जो है वो पूरी रखें। और एक अच्छी और सेहतमंद खातून जो है उसकी अच्छी डाइट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसने फिर आगे एक माशरे को तश्कील देना है, एक अच्छी माँ बनना है। और एक अच्छी माँ आप तभी बन सकते हैं जब आप खुद से परफेक्ट हों, मेंटली भी और फिज़िकली भी। इसी के साथ डॉक्टर नबीहा अली खान को इजाज़त दीजिए। कल फिर नई सुबह, नए आगाज़, नए अंदाज के साथ दोबारा आपसे यहीं पर मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।